प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में जो ये खानदान वाली सियासत होती है उस पर वार किया था। उसका पलटवार कुछ यूं सामने आया कि लग रहा है कि अब दो खानदान के लोग साथ आना चाहते हैं, उसका सिग्नल दे रहे हैं। महबूबा ने दरअसल अब्दुल्ला परिवार की न सिर्फ तारीफ की बल्कि बीजेपी पर करारा हमला किया है। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। ये खानदानी पार्टियां क्या कर रही हैं? श्रीनगर की रैली में गुरुवार को पीएम मोदी ने 3 खानदानों पर वार किया। गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। 3 खानदान, ये खानदानी पार्टियां। मोदी ने आरोप लगाया कि इन तीनों खानदानों ने धरती के जन्नत को लूटने के बाद बर्बाद करने का काम किया। ये खानदानी पार्टियां क्या कर रही हैं? खानदान पर प्रहार हुआ तो सबसे पहले मुफ्ती परिवार से पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मोर्चा संभाला और अपना ही नहीं अपने सियासी शत्रु अब्दुल्ला परिवार का भी बचाव कर दिया। मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाका मुल्क के साथ हुआ। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आजाद होता। घाटी की सियासत में अब तक मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार एक दूसरे के सियासी विरोधी माने जाते रहे हैं। चुनाव में भी महबूबा अलग लड़ रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ अलग है। हालांकि 370 की वापसी दोनों का एजेंडा है। अंग्रेजों से ताकतवर तो कोई नहीं था। जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? 370 न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हम हासिल कर सकते हैं और इंशाल्लाह करके रहेंगे। हम लेके रहेंगे स्टेटहुड, ये याद रखिएगा। इनका वादा भी है कि हम स्टेटहुड देंगे। 370 को वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। तो कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, आएगा एक दिन। आज जिस तरीके से मोदी के खानदान वाले वार पर महबूबा ने पलटवार किया, उसके बाद सियासी कानाफूसी शुरू हो गई है कि क्या चुनाव के बाद महबूबा और अब्दुल्ला परिवार हाथ मिला लेंगे। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में, बनाए रखने में कई लोगों का योगदान है। उसमें अब्दुल्ला परिवार बिल्कुल सबसे आगे माना जाएगा। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को आप सबसे ज़्यादा आपको आदर देना चाहिए उस भूमिका को। ये प्रधानमंत्री को समझ में आएगा नहीं, ना हम उन्हें समझाएंगे। वैसे इस बार के चुनाव की बात करें तो घाटी की सियासत में अब्दुल्ला और महबूबा दोनों की राजनीति के लिए इंजीनियर रशीद चैलेंज बनकर उभरे हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग वाले दिन अब्दुल्ला ने तो एबीपी न्यूज से बात करते हुए रशीद को बीजेपी का साथी तक कह दिया था। शायद आप ही के साथ इंटरव्यू में इंजीनियर रशीद साहब ने कहा है कि सारे दरवाजे खुले हैं। तो अगर सारे दरवाजे खुले हैं उसका मतलब है कि बीजेपी के लिए भी दरवाज़ा खुला है। हमला हमारे ऊपर होता है, सियासी निशाना वो हमें बनाते हैं और बीजेपी के लिए दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। तो इससे हम क्या मतलब निकालें? यही ना कि यहाँ वोट तकसीम किए जा रहे हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर ने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर हराया था। कश्मीर रीजन में विधानसभा की 47 सीटें हैं और इस बार चुनाव में वहां मुकाबला कांटे का होने वाला है। जम्मू कश्मीर में आखिर खानदान का जिक्र क्यों हो रहा है, इसे समझाने की कोशिश हम आपको करते हैं आंकड़ों की जुबानी। और जरा गौर करिएगा, ये तमाम जो आंकड़े आपके सामने आने जा रहे हैं 1975 से 2018 तक 43 सालों की बात की जाए तो 10 साल तो राष्ट्रपति शासन रहे, लेकिन उसके बाद देखिए 1975 से 1977 शेख अब्दुल्ला सीएम रहे। 1977 से 1982 आपने देखा किस तरीके से 1986 से लेकर 90 फारूक अब्दुल्ला, 90 से 96 राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 96 से 2002 तक फारूक अब्दुल्ला सीएम रहे सूबे के। 2002 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद और 2009 से 15 तक उमर अब्दुल्ला। तो ये जो तस्वीर आपके सामने है इस पर जरा गौर करिए। और 15 से 16 मुफ्ती मोहम्मद सईद और फिर 2016 से 18 महबूबा मुफ्ती। यानी
एक अलग अलग परिवारों से जुड़े हुए लोग भी सूबे के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। चुनावी राज्य यानी कि हरियाणा की बात कर लेते हैं और हरियाणा में कैसे सैलजा संकट कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कुमारी सैलजा जो बताया जा रहा है कि हफ्ते भर से वो अपने क्षेत्र में नहीं जा रही हैं, कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं। हालांकि अपने आवास पर समर्थकों से तो मिल रही हैं, लेकिन जनता से दूरी बनाकर उन्होंने रखी है। खबरें तो ये भी हैं कि दलित वोट की राजनीति करने वाली कुछ पार्टियां भी उनके संपर्क में। सितंबर को कुमारी सैलजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया था। हफ्ते भर से ज्यादा होने को है, लेकिन इसके बाद हरियाणा के प्रचार के लिए सैलजा न तो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और न ही सड़क पर। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जब दलित बेटी सैलजा का सम्मान नहीं कर पाई तो प्रदेश के बाकी दलितों का क्या करेगी? क्या हुड्डा जी और उनके समर्थक उनको बहन मानते हैं? क्या उनको अपना सांसद मानते हैं? क्या उनके मन में किसी बेटी के लिए, किसी दलित महिला के लिए सम्मान है? अरे हुड्डा जी की सरकार में दलितों पर जो अत्याचार था वो हरियाणा आज भी नहीं भूला है। सैलजा की नाराजगी की खबर हरियाणा की चुनावी सियासत में सनसनी बनी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी सैलजा के बहाने कांग्रेस पर वार किया था। इन लोगों से हमारे हरियाणा की दलित की बेटी बर्दाश्त नहीं होती। आदरणीय सैलजा जी के लिए हुड्डा के समर्थकों ने कितना बुरा भला बोला, वो सब आप लोगों ने देखा। ये कांग्रेस आपको वो सम्मान नहीं दे सकती जो आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी देती है। बाकायदा आकाश ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पहले कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने का प्लान आता है, फिर हुड्डा समर्थकों द्वारा कुमारी सैलजा जी पर जातिगत टिप्पणी। कांग्रेस के डीएनए में दलित विरोध दिखता है। कुमारी सैलजा जी बीएसपी ज्वाइन कर लें, दलित समाज की हितैषी पार्टी बीएसपी ही है। सैलजा जी, आपको मान सम्मान यही मिलेगा। जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया, हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के जो नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय। बीते शनिवार की बात है कि कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने कुमारी सैलजा को लेकर लिपस्टिक वाला विवादित बयान दिया था। क्या अरे लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बनाए थे, मैं ला लिया, डाटी ध्यान रखूं। इस बयान को लेकर बीजेपी ने घेरना शुरू किया तो भूपेंद्र हुड्डा ने 2 दिन बाद सफाई दी। सैलजा को बहन तक कहा, लेकिन बात दूर तक निकल गई थी। सैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं। सैलजा कैंप को चुनाव में 8 टिकट मिले हैं, लेकिन नाराजगी का आलम यह है कि सैलजा अपनों के लिए भी प्रचार में घूम नहीं रही हैं। सांसद कुमारी सैलजा पहले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। सीएम बनने की इच्छा भी वो पहले जता चुकी हैं, लेकिन शायद अब उनको इस बात की गुंजाइश नजर नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस को इसका राजनीतिक नुकसान होगा? नुकसान का ये सवाल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दलित वोटों में सेंधमारी के लिए आईएनएलडी का बीएसपी से गठबंधन है और जेजेपी का आजाद समाज पार्टी से। लोकसभा में दलितों का वोट कांग्रेस गठबंधन को थोक में मिला था। सैलजा की नाराजगी का असर हुआ तो दलित नया विकल्प तलाश सकते हैं। तो कैसे सैलजा की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है हरियाणा में, ये समझने के लिए आपको हरियाणा की दलित राजनीति को समझना पड़ेगा। उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। देखिए, राज्य की आबादी में करीब 21% आबादी जो है वो दलितों की है। जाट के बाद जो सबसे ज्यादा वोटर्स हैं उनकी संख्या दलित वोटर्स की ही है। राज्य में 17 सीटें ऐसी हैं जो दलितों के लिए रिजर्व रखी गई हैं, इसीलिए दलित महत्वपूर्ण है हरियाणा की राजनीति में। 90 में से 35 सीटों पर सीधे सीधे दलितों का प्रभाव है, एक बड़ी संख्या ये सीटों की। लोकसभा में कांग्रेस प्लस को 68% दलित वोट मिले थे, लोकसभा चुनावों का ये आंकड़ा है।
बीजेपी को लोकसभा में महज 24% दलित वोट ही मिले थे। बीजेपी को 24% दलित वोट लोकसभा चुनावों के दौरान और विधानसभा में बीएसपी का आईएनएलडी से गठबंधन इस बार है। और इसी के साथ आपको यह भी बताती हूं कि जेजेपी का चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन है, तो इसीलिए दलित जरूरी हैं और सैलजा की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, जो चुनाव प्रचार के बीच अचानक से करनाल पहुंच गए। वैसे गए तो थे वहां पर वो वादा निभाने के लिए, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि सिर्फ चुनावी माहौल बनाकर वापस लौट आए। घड़ी में सुबह के 5:30 बज रहे थे। अचानक राहुल गांधी का काफिला करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंचा तो सब हैरान रह गए। राहुल ने इस दौरे की जानकारी किसी को नहीं दी थी। दरअसल राहुल गलत तरीके से विदेश गए युवाओं के परिजनों से मुलाकात करने गए थे। उनमें से एक अमित मान है, जो वहां ट्रक चलाते हुए एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। राहुल अमित के घर गए और उनके परिवार से मुलाकात की। यहाँ बताना जरूरी है कि अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल ने अमित से मुलाकात की थी और उनके गांव जाने की बात कही थी। राहुल ने वादा निभाया और करनाल पहुंचकर अमित के परिवार से मुलाकात की। राहुल ने वीडियो कॉल के जरिए अमेरिका में अमित और उनके साथियों से बात भी की। ये तो आपने हिस्ट्री बना दी, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये तो था भाई, चलो नेता लोग कह जाते हैं आके चले गए, बट ये सारे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये आप जाके वहाँ बैठोगे और हमारी फैमिली से मिलोगे। मैं समझना चाहता हूँ ना हो क्या रहा है। ठीक बात, मैं समझना चाहता हूँ कि क्योंकि आप वहाँ गए हो, अब आपके रिश्तेदार यहाँ है जी, तो हमें इनके समझना है इनको कैसे। सुबह सवेरे जब राहुल घोगड़ीपुर गांव पहुंचे तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई ये बात करी हमने, मखा एक्सीडेंट हो गया, मखा उसका मिल का आया, राहुल गांधी वहाँ मिल कर भी आया। तो कुछ खिलाया आपने राहुल जी को बनाकर? बस खाया तो कुछ नहीं। क्या बनाया था? बड़ी सी चाय पी, एक बिस्कुट। और आज कैसे एकदम आना हुआ उनका सुबह सुबह? बस एकदम आना है। 1 घंटा रुके हैं? हाँ जी 1 घंटा। हमने तो पता भी नहीं था वही बात, एक ही दम ज्यादा ही 1.25 घंटा रुके आप बताए। राहुल पिछले कुछ समय से अलग तरह की सियासत कर रहे हैं। कभी वो रेलवे स्टेशन जाकर रेल कर्मियों से मिलते हैं, तो कभी छात्रों से मुलाकात करते हैं, कभी मैकेनिक से राहुल उनके काम की बारीकियां सीखते नजर आते हैं। खैर, हरियाणा में चुनाव है तो राहुल घरौड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर के फार्म हाउस भी पहुंचे और वीरेंद्र राठौर से मुलाकात की। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के विदर्भ में करीब 3 घंटे तक उनका ये दौरा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे को विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी के आने से फायदा उनको होगा। जय जगन्नाथ, सबसे बढ़िया चीज क्या देंगे आप? महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो सुर्खियों में है। सबसे बढ़िया चीज क्या देंगे आप? विश्वकर्मा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति खरीदी और फिर डिजिटल पेमेंट किया। महाराष्ट्र में चुनाव है और पीएम मोदी ने विदर्भ रीजन में सौगात का पिटारा खोल दिया। मोदी ने विश्वकर्मा कार्यक्रम के जरिए सीधे श्रमिकों से कनेक्ट किया और विपक्ष पर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। पीएम की वर्धा यात्रा अहम क्यों है, ये आपको समझाते हैं। विदर्भ रीजन में विधानसभा की 62 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में विदर्भ में बीजेपी का प्रदर्शन खास नहीं रहा था। विदर्भ में सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मानी जाती है। इसीलिए विदर्भ की सरजमी से मोदी ने सीधे कांग्रेस पर हमला बोल दिया। ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। विदेशी धरती पर जाकर भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज की कांग्रेस को
गणपति पूजा से भी नफरत है। मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर विपक्ष ने पलटवार करने में देर नहीं की। मोर्चा संभाला शरद पवार के खास जयंत पाटिल ने। चुनाव है, लोगों को कहने के लिए आएंगे, जितने वो ज्यादा आएंगे उतना हमें फायदा हो सकता है, तो इसलिए उनके आने के लिए कोई सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, वो आते रहे। महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान बस होने ही वाला है। 288 सीटों वाले इस बड़े राज्य में वार पलटवार की तो ये बस शुरुआत है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। देखिए, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी का जो मामला है उस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर अब कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। राजनीति भी खूब हो रही है और केंद्र सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की बात भी कही। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट का विवाद बढ़ गया है। राजनीति तो हो ही रही है, अब साधु संतों से लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई होनी चाहिए। उनने हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम किया है। हुआ ये कि 2 दिन पहले आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछले दिनों आरोप लगाया, ये कहते हुए कि जगन सरकार के कार्यकाल में तिरुपति के लड्डू में पशु की चर्बी मिलाई गई थी। कल इस दावे की पुष्टि करने वाली लैब रिपोर्ट भी सामने आ गई। पशु चर्बी से लेकर मछली के तेल तक की बात रिपोर्ट में लिखी गई है। अब केंद्र ने राज्य से रिपोर्ट मांगकर पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। जैसे ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा। हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि पिछले साल 5 नई कंपनियों को लड्डू बनाने के लिए घी का ठेका दिया गया था। उसी घी में खालमेल किया गया और जानवरों की चर्बी मिलाई गई। धार्मिक जिहाद, लव जिहाद, रेल जिहाद, अतिक्रमण जिहाद, अनेकों जिहादों के नाम से भारतीय संस्कृति का खत्म करने का काम किया रहा है और इंडिया अलायंस लगातार ये काम करता रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत देश में और विदेश में रहने वाली जो ताकतें हैं, जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जो इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहते हैं, ये उनका षड्यंत्र है। ये इतना उनको, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर ही माहौल खराब करने का आरोप लगाकर निशाना साध रही है। अभी आपने एक लैब टेस्ट सामने ले आए और फिर सोशल मीडिया पे थ्योरियां शुरू हो गई। इससे काम नहीं चलेगा भाई। उनके तो पार्टनर ये भी थे, जगन जी भी बीजेपी के तो साथ थे, जगन रेड्डी, और अब चंद्रबाबू नायडू जी भी इन्हीं के साथ हैं। तो बीजेपी क्या भाषण दे रही है हमको? कहिए ना तुरंत एक्शन लें। क्यों बैठे हैं? माहौल बिगड़ने की इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अभी बीजेपी भी सरकार में सहयोगी है। हालांकि जब जगनमोहन की सरकार थी तभी बीजेपी अंदर या बाहर से उस सरकार में शामिल नहीं थी। लड्डू विवाद ने आंध्र से लेकर दिल्ली तक राजनीति का तूफान खड़ा कर दिया। साधु संत भी नाराज हैं। लाखों करोड़ों के आस्था पर उसने आघात किया है और ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही जघन्य अपराध है। और सीबीआई जांच हो ताकि जो व्यक्ति जिन्होंने जानबूझ के ये षड्यंत्र किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा। घोर अपराध है। इस अपराध में तो हम लोगों के धर्म को घृणित तरीके से भ्रष्ट करने का षड्यंत्र किया और मैं भी लड्डू को खाया था। जब से सुना हो तब से मुझे बहुत क्रोध है इस बात का और इस व्यक्ति को घोर सजा मिलनी चाहिए। इस लड्डू विवाद ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच भक्त गुस्से में है और सियासी वार पलटवार चल रहा है। आरोप पुरानी वाईएस जगनमोहन सरकार के ऊपर है। वाईएस जगनमोहन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपील की है कोर्ट से कि वो एक जुडिशियल प्रोब का ऑर्डर करे। वहीं चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने मिलावट के आरोपों की जब जांच की, जो रिपोर्ट आई उसमें बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
इसे देखिए, समझिए, क्या बातें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बहुत हैरान करेगी आपको। तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट को लेकर जो खुलासे किए गए, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। लोग बातें कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई में लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी? 1, 2, 3, 4 और 5। एबीपी न्यूज के पास 5 पन्नों की वो रिपोर्ट है जिसमें मिलावट का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के 5वें पन्ने का रंग अलग है और यही पन्ना चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की पुष्टि करता है। इस 5वें पन्ने में लिखा है फॉरेन फैट के तौर पर घी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ। पहले नंबर पर सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन सीड के साथ फिश ऑयल का नाम लिखा गया है। दूसरे नंबर पर कोकोनट और पाम कर्नेल फैट है। तीसरे कॉलम में पाम ऑयल और बीफ टैलो लिखा है। चौथे नंबर पर लिखा है लार्ड। फिश ऑयल, बीफ टैलो और लार्ड जैसे शब्द सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि होश उड़ाने वाले हैं। बीफ टैलो का मतलब होता है धीमी आंच पर पकाया गया बीफ। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी डॉक्टर पूजा से जानिए। बीफ टैलो एक प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्स्टली उनका एक जो बीफ का मीट लिया जाता है उसको क्यूब्स में काट के एक बॉल में स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद उसमें फैट निकलना स्टार्ट होता है। उस फैट को इतनी नीटली क्लीनली उसको स्ट्रेन किया जाता है जिससे कि उसका जो मीट का पार्टिकल है उसमें बिल्कुल ना जाए और उसको फिर उसके बाद स्टोर किया जाता है। रिपोर्ट में जिस लार्ड का जिक्र है उसे सुअर की चर्बी से बनाया जाता है जो घी जैसा दिखता है। एक्सपर्ट पूजा बताती हैं कि गाय के घी के मुकाबले लार्ड सस्ता होता है। लार्ड फैट होता है एक जो कि पिग के मीट को छोटे क्यूब्स में कट करके एक स्लो फ्लेम पे एक टाइम पीरियड में पकाया जाता है जिसमें कि फैट निकल के वो उसको निकालते हैं और उसके बाद अच्छे से नीटली उसको स्ट्रेन करते हैं ताकि उसका मीट का पार्टिकल बिल्कुल ना जाए। तो इसको बोल सकते हैं कि ये नॉनवेज का ही पार्ट है। धर्म को धोखा देने वाले धंधेबाजों ने इसी लार्ड और बीफ टैलो का इस्तेमाल लड्डू बनाने वाले घी में किया था। एबीपी न्यूज के पास जो रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा है तिरुपति बालाजी मंदिर में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल 9 जुलाई को लैब को मिला और 4 दिन तक इसकी जांच हुई और इसके बाद जो सच सामने आया उसने भगवान के भक्तों को परेशान कर दिया है। देखिए, पहले जहां से घी आता था दाम का विवाद हुआ और वहां से घी आना बंद हो गया। उसके बाद पिछले साल ही नई कंपनियों को ठेका मिला था और वहीं से शुरू हुआ घी का घालमेल। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड के घी से पहले तिरुपति के लड्डू बनते थे। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर रोज लड्डू तैयार करने के लिए करीब 10,000 किलो घी का इस्तेमाल होता है। लेकिन पिछले साल घी के दाम को लेकर मामला फंस गया। तब कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने 320 रुपए की कीमत पर घी सप्लाई करने से इनकार कर दिया और टेंडर से बाहर हो गई, जिसके बाद तत्कालीन जगन मोहन सरकार ने 5 कंपनियों को लड्डू के लिए घी का ठेका दिया। इन 5 कंपनियों में तमिलनाडु की एआर एग्रो फूड्स को भी घी सप्लाई का टेंडर मिला और उसके बाद इस कंपनी ने 10 टैंकर्स घी की सप्लाई भी शुरू की, जिसमें से 6 टैंकर्स का उपयोग कर लिया गया। उसके बाद सत्ता बदली। सत्ता बदलने के बाद बचे 4 टैंकरों की सैंपलिंग की गई और पाया गया कि उनमें जो घी था वो शुद्ध नहीं था। बाकी 4 टैंकर घी का इस्तेमाल रोक दिया गया। सैंपल गुजरात भेजकर इस घी की नायडू सरकार में जांच कराई गई। लैब में टेस्ट के लिए घी को जुलाई महीने में भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आई है और पूरा खेल खुल गया है। ప్రధానమైన ఆరోపణ భక్తుల్ని ఏకంగా దేవుడికి దూరం చేశారు। ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా అన్ని ఛార్జీలు విపరీతంగా పెంచారు। शुद्धता ही तिरुपति के लड्डू की विशेषता रही है, लेकिन इस शुद्धता को पिछले साल जानवरों की चर्बी से अशुद्ध कर दिया गया। पिछले साल जब वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, घी का टेंडर जो दशकों से कर्नाटका मिल्क फेडरेशन
जिसका बहुत ही मशहूर ब्रांड है कावेरी घी का ब्रांड, वो यहाँ पर मंदिर के खान पान में प्रसाद में उपयोग किया जाता, लेकिन पिछले साल उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया गया। कॉन्ट्रैक्टर जिनको दिया गया इसका नाम गोपनीय रखा गया। सत्ता में आते ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने सबसे पहले तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन को बदला। वाई जगनमोहन रेड्डी के चाचा वो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष होते थे, दोनों को हटाया गया और अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस कंपनी पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, मिलावट के आरोप लग रहे हैं, तमिलनाडु की एक कंपनी है और उसकी तरफ से जो बात अब कही गई है, बता दें आपको कि सफाई ये दी गई कि उसने जून की रिपोर्ट साझा करते हुए ये कहा कि घी में कोई मिलावट नहीं थी। एआर डेयरी की तरफ से ये सफाई दी गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की एआर डेयरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसी की घी को लेकर ये गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में सफाई दी गई, कहा यह गया कि घी में कोई मिलावट नहीं थी। ये रिपोर्ट देखिए जो जारी की गई है। हालांकि ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हकीकत क्या है। बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। यहां नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस है। कल होना है आतिशी का शपथ ग्रहण, लेकिन अभी तक एलजी ऑफिस से आधिकारिक तौर पर उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर कब होना है यह शपथ ग्रहण। अभी तक एलजी ऑफिस से शपथ का समय उन्हें नहीं बताया गया है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी दीपक रावत के पास। दीपक, अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए अखिलेश, अगर जिस तरीके से किसी भी मुख्यमंत्री की जो रेजिग्नेशन होता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी एमएचए के जरिए फाइल राष्ट्रपति तक जाती है, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ही जो फाइल है एमएचए के जरिए वापस उपराज्यपाल के दफ्तर तक आती है और फिर उसे एक्सेप्ट माना जाता है किसी का भी रेजिग्नेशन हो। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो रेजिग्नेशन वाली फाइल है यानी इस्तीफे वाली फाइल है ना, वो अभी उपराज्यपाल के दफ्तर तक पहुंची है राष्ट्रपति की तरफ से साइन होकर, और ना ही आतिशी जो नई मुख्यमंत्री होने जाती है दिल्ली की, उनकी शपथ को लेकर जो फाइल साइन होकर आनी थी वो अभी तक नहीं पहुंची है। इसके साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल में जो चेहरे नए होंगे जो शपथ लेंगे उनकी भी फाइल नहीं पहुंची है। आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही थी कि कल क्योंकि 21 तारीख की डेट जो है एलजी दफ्तर की तरफ से ही सामने आई थी, तो 21 तारीख को करीबन दोपहर 11-12 बजे के आसपास आतिशी और पूरी कैबिनेट शपथ ले लेती, लेकिन अब तक जब फाइल ही साइन नहीं आई तो सस्पेंस पर बना हुआ है कि कल शपथ का कार्यक्रम होगा भी या नहीं। तो इसके तौर पर उपराज्यपाल के दफ्तर से भी अभी कुछ क्लियरेंस नहीं आया है, क्योंकि उपराज्यपाल भी इंतजार में है कि कब एलजी के पास वो फाइल आती है जिस पर राष्ट्रपति के हस्तक्षेप होने हैं और उसके बाद ही आतिशी के शपथ लेने का रास्ता साफ हो पाएगा। बिल्कुल, तो एक बार फिर से गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है, जैसा कि बाकी मसलों में भी यहाँ दिल्ली में देखने को मिलता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान हम आपको सुनवाते हैं, आप खुद देखिए, समझिए आखिर क्या कहना चाहते हैं गडकरी। मी आता जवळपास 45 वर्ष राजकारणात आहे. मी नाही घालत कोणाच्या गळ्यात हार, मला नाही सवय. 45 वर्षामध्ये माझ्या स्वागताला कोणी येत नाही पोचवायला आणि कोणी सोडायला येत नाही. मी नाही म्हणायचो की कुत्राही येत नाही, फक्त आता कुत्रा यायला लागला, कारण मी Z+ कॅटेगरीमुळे असल्यामुळे मी जायच्या आधी कुत्रा फिरून येतो आणि पोस्टरही लावत नाही, बॅनरही लावत नाही. गडकरी कई बार तंज करते हुए गंभीर बातें भी कह जाते हैं।